बबीता, कल तुम क्लास में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि कल चिंटू और मिंटू ने फर्स्ट जो चैप्टर हमारा होता है पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें कंपनी रूल के दौरान आने वाले जितने भी लेजिस्लेशंस थे जो कंपनी रूल के दौरान आए उन सभी के बारे में बता दिया था। 1773, 1784, 1813, 1833, 1853, ये सभी जो लेजिस्लेशंस थे इनके बारे में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली चिंटू मिंटू ने बता दिया था कल की क्लास में हमको। आज हम 1858 से आगे बढ़ेंगे और आज आपको भी कंट्रीब्यूट करना है और इस तरह से बच्चों को सबको सब चीज़ें समझानी है। बिल्कुल टॉम, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से चीज़ों को अच्छे से समझाने की। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1858 के एक्ट से। 1858 जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोला जाता है, कौन बताना चाहेगा इसके रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिवली? टॉम, इस एक्ट के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट के अंदर लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है और जितनी भी पावर होती है वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाती है और एक तरह से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। इस एक्ट के पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा, क्यों ये एक्ट आया, वो यदि मैं बात करूँ तो ये महसूस हो गया 1857 की मिटनी के बाद में पूरी तरह से जो टर्मोइल आया उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब पॉसिबल नहीं है इतनी दूर से बैठ के शासन चलाना और वो भी किसी कंपनी के द्वारा, तो अब डायरेक्टली हमको इंटरवीन करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में इस एक्ट को पास किया जाता है और इस एक्ट के अंदर जो स्पिरिट थी, जो डोमिनेशन था, वो था प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल का। तो ये कुछ बातें थी इस एक्ट के रिगार्डिंग कि क्यों आया ये एक्ट। अब मैं इसके फीचर्स भी आपको बता देता हूँ काफ़ी अच्छे से। तो इस एक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना है आपको एक वर्ड को कि डायरेक्टली रूल थ्रू क्राउन स्टार्ट हो गया। तो एक तरह से कंपनी के रूल को हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया और डायरेक्टली थ्रू क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। वायसरॉय जो थे वो एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, तो जो अब तक चली आ रही थी पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको हटा के वायसरॉय को लाया गया और वायसरॉय जो था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को भी अबॉलिश यहाँ पे कर दिया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, वो पूरा सिस्टम हटा दिया गया और एक नया ऑफिस इंट्रोड्यूस किया गया, क्रिएट किया गया, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया SOS को यहाँ पे लाया जाता है इसके अंदर और उनको 15 मेंबर की काउंसिल प्रोवाइड की जाती है जो कि उनको असिस्ट करेगी इंडिया के लिए। तो ये 15 मेंबर की काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को प्रोवाइड की जाती है। तो SOS का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे अब एक तरह से वायसरॉय भी पोस्ट आई है जो गवर्नर जनरल की को रिप्लेस कर रही है एक तरह से। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको और बता दूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है और ऑफिस ऑफ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके पास पूरी अथॉरिटी और कंट्रोल है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट आ गई है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हुआ करता था वो ब्रिटिश MP हुआ करता था एक, एंड वो प्राइम मिनिस्टर्स के कैबिनेट का मेंबर भी होता था। तो वो एक तरह से पॉलिटिकल हेड हो जाता है अब यहाँ पे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर रहता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट मतलब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर रेस्पॉन्सिबल रहता था। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, इसको स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, लॉर्ड स्टैनले जो थे, लॉर्ड स्टैनले, LORD STANLEY, लॉर्ड स्टैनले जो थे वो फर्स्ट वायसरॉय फर्स्ट SOS स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इस चीज़ को अभी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, वायसरॉय की पोस्ट आ जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोस्ट आ जाती है, उसको 15 मेंबर की एक काउंसिल दी जाती है असिस्ट करने के लिए और इस तरह से एक पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ पे। और एक रिजिड हम बोल सकते हैं कि एक तरह से सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पूरी तरह से, काफ़ी हद तक है ना, और पूरी तरह से रिजिडली सेंट्रलाइज हो जाती है कंट्री जो होती है और कोई फंक्शन सेपरेशन फंक्शन वगैरह नहीं रह जाते हैं और पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ ब्यूरोक्रेटिक तो छोड़ो, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इस एक्ट ने इस तरह से कुछ मेजर प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर आए। बिल्कुल मिंटू, तुमने काफ़ी अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया इस एक्ट को, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जनरली कन्फ्यूजन रहता है लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेकर, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो कि कैबिनेट है, मिनिस्टर और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो 15 लोगों की जो एक टीम मिल रही है उनको एक तरह से, वो टीम पूरी और कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं जो SOS हैं, ये मिलके कुल मिला के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है इंडिया के अंदर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर।
ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं है इंडिया के अंदर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी जो पूरी टीम है वो, ये स्पेशली आपको याद रखना है। और वहीं पे वायसराय ऑफ जो इंडिया है वो डायरेक्ट क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी प्रोवाइड की गई है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो वो पूरा जो सिस्टम है वो वायसराय वाला है, जो क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया के अंदर चलने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिम्मेदार है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी टीम है। तो इस तरह से पूरा एक कोऑर्डिनेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय मिलके इस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं। वायसराय इंडिया के अंदर है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, और एक कोऑर्डिनेशन से पूरा सिस्टम अब स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से इसको क्रिस्टल क्लियर आपको रखना है, डाउट में नहीं रहना है। एसओएस जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा करते थे, जबकि वायसराय इंडिया के अंदर रहा करते थे। तो इस तरह से वायसराय की पोस्ट है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है क्राउन को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो इंडिया के अंदर सब चीज़ों को हैंडल कर रही है, और अब कोई पावर सेपरेशन वगैरह नहीं रह गया है, पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है। तो जेंटलमैन, तो काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली आपने 1858 के एक्ट के रिगार्डिंग बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 1861 के एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो 1861 का जो एक्ट था उसका नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? टॉम, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो देखो, 1861 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है वो नाम से पता चल रहा है कि काउंसिल्स एक्ट है, तो काउंसिल्स में एंट्री के रिगार्डिंग ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे काउंसिल्स के अंदर एंट्री होने लगेगी और यहाँ पे नॉमिनेशंस किए जाएंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे इंडियंस के। तो बैकग्राउंड में आपको इसको थोड़ा सा बता दूँ, 1857 की जब मिटनी होती है तो एक चीज़ समझ आती है ब्रिटिशर्स को कि अब हमको कहीं ना कहीं पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और कॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा इंडियंस का भी एडमिनिस्ट्रेशन में। भले ही वो सिंबॉलिकल हो, लेकिन हमको दिखाना तो पड़ेगा, तभी जाके हम कनेक्ट रख पाएंगे लोगों को। तो साथ ही साथ में एक चीज़ क्या हो गई थी, 1833 के अंदर पूरा का पूरा पावर था वो सेंट्रलाइज हो चुका था, जो कि हमने कल देखा था। और जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स वगैरह हैं मद्रास के और बॉम्बे के, वो छीन लिए गए थे उनसे, और सारे जो पावर्स थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए थे और पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया था। तो इससे भी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा बहुत तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी था, और इंडियन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो डिमांड लगातार बढ़ रही थी रिप्रेजेंटेशन की। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए ये वाला जो एक्ट है वो लाया गया। इस एक्ट के अंदर इंडियंस को एसोसिएट किया गया लॉ मेकिंग के प्रोसेस में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 1862 के अंदर लॉर्ड जो कैनिंग है, जो कि इंडियन वायसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ये थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अच्छे से इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ये 3 मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, थ्रू किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग, जो कि वायसरॉय थे, उनके द्वारा। तो एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। यहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है और रिस्टोर किया जाता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज है, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको रिस्टोर किया जाता है उनके अंदर दोबारा, जो कि 1833 में उनसे ले ली गई थी। इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। यहीं पे कुछ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाई जाती हैं, लाइक बंगाल के अंदर नॉर्थ जो आपका वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस था NWFP, एंड पंजाब के अंदर क्रमशः 1862, 1866 और 1897 के अंदर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाती हैं। तो देखो आप कितना डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम को यदि इंट्रोड्यूस किया जाता है, कभी पूछा जाए कि कब किया गया इंट्रोड्यूस, तो 1861 में किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? इसमें जो गवर्नर जनरल होता है और जो वायसराय बोल दो आप, वो डेलीगेट कर सकता है स्पेशल टास्क को इंडिविजुअल मेंबर को। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ कुछ मतलब पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 से स्टार्ट होता है और यहीं पे एम्पावर्ड किया गया वायसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग के लिए। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग का पावर भी यहीं से आता है, जो कि 6 महीने के लिए रहता है ऑर्डिनेंस, उसकी बात भी यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से ये जो एक्ट था काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था एक। चिंटू, काफी अच्छे से आपने बता दिया। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देना चाहूंगी कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था वायसरॉय का, तो यदि इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो वायसरॉय बिना कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते थे, और उनका ऑर्डिनेंस जो होता था उसकी लाइफ जो थी, इस तरीके के ऑर्डिनेंस जो आते थे उनकी लाइफ जो थी वो 6 मंथ्स हुआ करती थी। तो चिंटू और बबीता, तुमने काफ़ी अच्छे से इस एक्ट को बता दिया है, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्ट की, जो कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 है। इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? 1892 के काउंसिल्स एक्ट के बारे में टॉम मैं बताना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूँ इस एक्ट के रिगार्डिंग कि यहाँ पे आप लोगों के अंदर इस टाइम पे थोड़ी अवेयरनेस आने लगती है राइट्स के प्रति, अपने राइट्स, अपने अधिकारों के प्रति वो अवेयर होने लगते हैं, और नेशनलिज्म भी लोगों में बढ़ रहा होता है, तो उन लोगों की डिमांडें बढ़ती हैं। तो इस एक्ट के फीचर्स क्या रहे? क्योंकि डिमांड बढ़ती है, वो लोग ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हैं, बजट को डिस्कस करने की भी मांग करते हैं, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का
रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो नंबर होता है वो बढ़ा दिया जाता है सेंटर और प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनके अंदर। बट अभी भी ऑफिशियल्स मेंबर्स की मेजोरिटी है, आपको ये ध्यान रखना है। और बजट को डिस्कस करना अलाउ हो जाता है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का कहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, कभी ऐसी बात आती है तो आपको 1892 के एक्ट को इसमें भी याद रखना है कि 1892 के एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शंस का लाया गया था। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स होती है उनको एम्पावर कर दिया जाता है नए लॉ बनाने के लिए और पुराने लॉ को रिपील करने के लिए, बट विद द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल के थ्रू। तो ये कुछ फीचर्स रहे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर एक्ट के। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इस एक्ट से क्या अचीव हो पाया, या फिर क्या, यदि हम इसको एनालाइज करना चाहें तो कैसा रहा ये एक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बोल सकते हैं कि आज का जो पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है, उसकी तरफ ये फर्स्ट कदम था, एक तरह से फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तरफ ये था, जो कि अभी मॉडर्न इंडिया के अंदर पाई जा रही है। तो उसकी तरफ ये पहला कदम था। और सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन जो थे, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हुई कि डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट होता है ना लोगों का पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव से, वो खत्म हो गया। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर असंतोष तो बढ़ने लगा और राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म की संभावनाएं बढ़ गई। और ये भी देखा गया कि भाई कांग्रेस के जो पेटिशन पेयर और प्रोटेस्ट वाला जो सिस्टम था उसको फेलियर के तौर पे देखा गया और मिलिटेंट एक्टिविटीज यहाँ से थोड़ा बढ़ने लगती है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट को एनालाइज करने से ये पता चलता है कि ये फर्स्ट स्टेप थी किस चीज़ के अंदर, जो आज का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर। साथ ही साथ में इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होने की वजह से लोगों का सीधा अपने रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्टैक्ट नहीं होता था, तो मिलिटेंट नेशनलिज्म बढ़ने लगा। कांग्रेस को थोड़ा फेलियर के तौर पे देखा जाने लगा, उस वजह से भी मिलिटेंट नेशनलिज्म वगैरह बढ़ने लगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम इसको हल्का फुल्का एनालाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ था 1892 के काउंसिल्स एक्ट के बारे में। तो मिंटू, तुमने काफ़ी अच्छे से इस एक्ट को बता दिया है, मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कुछ और बचा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 की बात करते हैं। कौन बताना चाहेगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 के बारे में? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 के बारे में टॉम मैं बताना चाहूँगा। तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। तो ये सेम फार्मूला 1919 के एक्ट में भी लागू होगा। वहाँ पे जो नाम दिया जाएगा उस एक्ट को, उसके अंदर भी जो फर्स्ट जो उसमें नाम होगा वो सेक्रेटरी का होगा और जो सेकंड नाम होगा वो उस टाइम के वाइसरॉय का होगा। तो अब देख लेते हैं कि एक्ट क्यों लाना पड़ा। तो 1892 के अंदर आपको पता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस लाए गए और कुछ लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया गया, बट इससे इंडियन स्पेसिफाई नहीं हो पाए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके थे, कॉन्शियस हो चुके थे अपने राइट्स को लेकर उस टाइम पे। तो ज़्यादा स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए एक्ट आया। साथ ही साथ में आपको पता है उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, तो लोगों में काफ़ी असंतोष था और एक्सट्रीमिज्म जो था वो भी काफ़ी उस टाइम पे बढ़ रहा था। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से इस एक्ट को लाने की कोशिश की गई और इस एक्ट को लाया गया। फीचर्स बताना चाहूँ मैं इस एक्ट के। तो देखो, इस एक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनमें जो है नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। और सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नंबर्स को 16 से 60 कर दिया गया। अच्छे से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस टाइम पे सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया, जो कि आइडिया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, उसको भी फर्स्ट टाइम पे यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और जो मुस्लिम मेंबर जो इलेक्ट करना चाहते थे वो मुस्लिम वोटर्स जो है मुस्लिम मेंबर्स को वोट देंगे काइंड ऑफ, मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर जो प्रोविजन होता है उसको यहाँ पे लाया गया था। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट लेकिन केवल मुस्लिम्स के लिए लाया गया था, तो इस वजह से इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि बाद में इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की जाएंगी, तो वो हम आगे जाके देख लेंगे। और ये एक तरह से काफ़ी गलत रहा था कि इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके आना, और एक ने इस तरह से एक तरह से बोल सकते हैं कि टिगड़ किया था एक कैंसर को। हिंदू और मुस्लिम जो डिसहार्मनी है ना, वो कहीं ना कहीं पे यहाँ से भी टिगड़ हुई थी काफ़ी हद तक, और बाद में वो पार्टीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कल्मिनेट होती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कुल मिला के। और इसमें क्या किया गया था, तो ऑफिशियल मेजोरिटी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको तो रिटेन रखा गया, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को लाया गया। तो ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो रखी गई, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को रखा गया प्रोविंशियल आपकी जो काउंसिल थी लेजिस्लेटिव उसके अंदर। इसमें बजट को डिस्कस करना, उसको मूव करना और रिजोल्यूशन ऑन बजट को करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे एम्पावर कर दिया गया मेंबर्स को। तो कुछ और चीज़ें एक्सटेंड कर दी गई, हम ऐसा बोल सकते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे। फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे किस चीज़ की स्टार्टिंग होती है कि एसोसिएट किया जाता है इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय के साथ, और गवर्नर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके साथ फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे जो है इंडियंस को एसोसिएट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ना। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जिन लोगों जिनको इंक्लूड किया गया था वो कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अरे चिंटू, तुमने काफ़ी अच्छा बताया इस एक्ट को, लेकिन मैं बता देता हूँ है ना, क्या बच्चे क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं ही बता देता हूँ है ना, कि कौन थे वो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय को ज्वाइन किया।
तो जो फर्स्ट इंडियन थे जो कि बने ज्वाइन करने वाले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वायसराय की, उसको वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था उनका नाम। तो चिंटू, तुमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को बता दिया है। अब आज के लिए हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। अब पार्ट 3 के अंदर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। आप सभी लोगों ने यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।